नमस्कार। हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन में पोषण और जो स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसके लिए 55 नंबर का वेटेज रखा गया है, इसलिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होती है। तो दोस्तों, इसमें हमने पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को सामान्य रूप से कितने दिन तक फोलिक एसिड या आयरन की गोली का सेवन करना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए कम से कम 180 दिनों तक, बी कम से कम 100 दिनों तक, सी अधिक से अधिक 100 दिनों तक और डी अधिक से अधिक 180 दिनों तक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 100 दिनों तक गर्भावस्था के दौरान एक महिला को सामान्य रूप से फोलिक एसिड या आयरन की गोली का सेवन करना चाहिए। फोलिक एसिड का अन्य नाम की अगर बात करें तो विटामिन B9 के नाम से ये जाना जाता है और इसे फोलेट भी कहते हैं। फोलिक एसिड को हम फोलेट के नाम से भी जानते हैं। यह जो है आपके शरीर के लिए, यानी गर्भावस्था वाली महिला के शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विटामिन होता है जो शरीर की कोशिकाओं के विकास को और कार्य के लिए आवश्यकता, खासकर गर्भावस्था के दौरान काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए फोलिक या फिर फोलिक B9 या फिर फोलिक एसिड या आयरन की गोलियां कम से कम 100 दिनों तक गर्भावस्था वाली महिला को लेना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, बी संस्थागत प्रसव के कवरेज को बढ़ाना, सी फोलिक एसिड के सेवन को बढ़ाना और डी परिवार नियोजन के कवरेज को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। इसे तात्कालिक जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा जी ने इसे लॉन्च किया था और ये लॉन्च हुआ था 2014 को, दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% टीकाकरण को पूर्ण करने के उद्देश्य से लाई गई थी और इसे 2022 तक बनाए रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यू चल रही है। तो याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भोजन में नमक की कमी से क्या शारीरिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। ए उच्च रक्तचाप, बी पेशियों की ऐंठन, सी घेंगा रोग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी भोजन में नमक की कमी से उच्च रक्तचाप हो सकता है, पेशियों की ऐंठन और घेंगा रोग, ये तीनों ही चीज हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हैजा नामक रोग किस रोगाणु के कारण फैलता है। ए बेसिलस एंथेसिस, बी बैक्टीरियम लेप्री, सी विब्रियो कॉलेरी और डी है साल्मोनेला टाइफोसोआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विब्रियो कॉलेरी। ये हैजा के लिए वाहक रोगाणु के रूप में है। यह दूषित पानी और भोजन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है और आंतों में पहुंचकर ये टॉक्सिन बनाता है, जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इससे दस्त और निर्जलीकरण की प्रॉब्लम होती है। तो याद रखेंगे, हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक रोगाणु से फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन दिया है, ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन ए और डी विटामिन सी। दोस्तों, जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं तब आप बीच बीच में खुद ही इसके आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 के नाम से होता है। अगर बात करें तो इसे थायमिन के नाम से हम जानते हैं। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण जल घुलनशील विटामिन है। और जब बेरी रोग हो जाता है तब आप देखते हैं थकान, चिड़चिड़ापन, पैर हाथ में शून्यता, मांसपेशियों में कमजोरी, हृदय गति की अनियमितता, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीज़ें बेरी रोग के कारण होती हैं। तो याद रखेंगे, विटामिन B1 या थायमिन की कमी से बेरी होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में होने वाला हैजा नामक रोग का वाहक क्या है। ऑप्शन ए मच्छर, बी दूषित जल, सी वायु और डी घरेलू मक्खी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में होने वाले हैजा नामक रोग का वाहक मुख्य रूप से घरेलू मक्खी होता है। इसके अतिरिक्त दूषित जल से भी हैजा फैलता है, ये भी आपने कुछ देर पहले ही सॉल्व किया है, लेकिन बच्चों के लिए पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। घरेलू मक्खी एक वाहक के रूप में काम करती है, हैजा को फैलाने में मदद करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ICMR 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 18 मिलीग्राम, बी 25 मिलीग्राम, सी 27 मिलीग्राम और डी 40 मिलीग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट बोला है ICMR 2020 की, इसके अनुसार 27 मिलीग्राम की होगी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, गर्भवती महिला के लिए बोला है। अगर नॉर्मल महिला के लिए बोलता तो वो 29 मिलीग्राम प्रतिदिन के आसपास होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? ए आर्सेनिक, बी क्रोमियम, सी नाइट्रोजन और डी कैडमियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जब बच्चे की त्वचा में हल्का नीलापन आने लगता है। ऐसा तब होता है जब रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए 18 मार्च, बी 16 मार्च, सी है 14 अप्रैल और डी है 15 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मार्च, यानी कुछ दिनों पूर्व ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और 1995 से इसको इसी दिन 16 मार्च को मुंह के जरिए भारत में पहली बार पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी और इसी दिन से भारत में पोलियो मुक्त बनाने के मकसद से पल्स पोलियो अभियान चालू किया गया था। तो पल्स पोलियो अभियान भी 1995 में चालू हुआ और इसके बाद में 16 मार्च से 1995 से ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का अभियान प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत इनमें से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है। ए खसरा, बी टेटनस, सी कोविड-19 और डी तपेदिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कोविड-19 का टीका नहीं लगता है। खसरा का लगता है, टेटनस का लगता है और तपेदिक यानी टीबी का टीका लग जाता है। और मिशन इंद्रधनुष जब लॉन्च किया गया था तो इसके तहत केवल 7 टीके लगाए जाते थे। इसमें डिप्थीरिया, टेटनस, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी के अलावा मीजल्स का टीका लगता था। मीजल्स के अलावा ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी और पोलियो, ये 7 टीके जो हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रारंभ किए गए थे। बाद में इसमें कुछ अन्य टीके और शामिल किए गए, जैसे रूबेले का टीका बाद में लॉन्च किया गया था। इसके साथ में ऐड किया गया रोटा वायरस का टीका भी इसके बाद में इसमें ऐड हो गया। इसके अलावा निमोनिया, मेनिंजाइटिस और जापानी इंसेफेलाइटिस, इनके टीके भी इसमें शामिल हुए। इस तरह से देखा जाए तो कुल 12 टीके जो है मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वर्ष 2016 से शुरू लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है। ए किशोरी बालिकाओं में कुपोषण को दूर करना, बी किशोरी बालिकाओं में एनीमिया को दूर करना, सी किशोरी बालिकाओं में यौन संबंधी रोगों को दूर करना और डी किशोरी बालिकाओं में आयरन की कमी को दूर करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है किशोरी बालिकाओं में एनीमिया को दूर करना। ये लालिमा अभियान का क्षमा चाहेंगे, ये लालिमा अभियान का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। लालिमा अभियान की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चियां, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और प्रजनन आयु वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारना और एनीमिया की जो बीमारी हो रही है उसकी रोकथाम करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आपको ऑप्शन दिया है। ए 2014-15, बी 1975-76, सी 2002-3
और डी है 1985-86। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा 1975-76। 1975-76 में मिशन क्षमा चाहेंगे राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। उसके बाद में 1984 और 85 के दौरान इसमें कुछ संशोधन करके दोबारा से इसे रिलॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गर्भवती महिला को अपने आहार में प्रतिदिन कम से कम कितने ग्राम दाल का सेवन करना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है ए 75 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी 100 ग्राम और डी 150 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 75 ग्राम दाल का सेवन एक गर्भवती महिला को अपने आहार में हर दिन करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कम से कम 75 से लेकर के 100 ग्राम प्रोटीन, 75 से लेकर के 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है और जो दालें होती हैं वो प्रोटीन की कमी को काफ़ी ज़्यादा पूर्ति करती हैं। इसलिए गर्भावस्था आहार चार्ट में दाल एक विशेष आहार के रूप में शामिल होता है। इसलिए गर्भवती महिला को गर्भ धारण करने के दौरान 75 ग्राम तक दाल का सेवन रेगुलर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में कुपोषण के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए असंतुलित आहार, बी स्तनपान का अभाव, सी गंभीर एवं संक्रामक रोग और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी बच्चों में कुपोषण का कारण असंतुलित आहार का होना हो सकता है। अगर स्तनपान का अभाव होता है तो भी बच्चों में कुपोषण आ जाता है और गंभीर और एवं संक्रामक रोग अगर होते हैं तो उस दौरान में भी बच्चों में कुपोषण देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ICMR 2024 द्वारा अनुशंसित माई प्लेट फॉर द डे में कितनी कैलोरी ऊर्जा संतुलित आहार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है ए 2000 किलो कैलोरी, बी 1600 किलो कैलोरी, सी 2400 किलो कैलोरी और डी 3000 किलो कैलोरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता माई प्लेट फॉर द डे में के अनुसार होना चाहिए और ये रिपोर्ट आई थी 2024 में ICMR की। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, गर्भनाल का संक्रमण मुख्यतः किसके संक्रमण से फैलता है? आपको ऑप्शन दिया है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा गर्भनाल का संक्रमण फैलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बच्चों में दस्त के उपचार हेतु क्या उपाय करने चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है ए पुनर्जलीकरण, बी स्तनपान का नियमित सेवन करना, सी ORS का घोल और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बच्चों में दस्त के उपचार हेतु पुनर्जलीकरण, स्तनपान का नियमित सेवन और ORS का घोल, ये तीनों ही चीज़ देना चाहिए ताकि बच्चों में दस्त के दौरान जो निर्जलीकरण हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। अगला प्रश्न हम देख सकेंगे, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितने मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है? आपको ऑप्शन दिया है ए लगभग 4 मिलीग्राम पर डे और बी दिया है लगभग 3 मिलीग्राम पर डे, सी दिया है लगभग 2 मिलीग्राम पर डे और डी दिया है लगभग 1 मिलीग्राम पर डे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को लगभग 2 मिलीग्राम पर डे थायमिन यानी कि विटामिन B1, थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं और ये घुलनशील विटामिन है। ये चयापचय और शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर डे 2 मिलीग्राम विटामिन B1 यानी कि थायमिन की आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के क्या परिणाम हो सकते हैं? ए क्वासिओरकर, बी मेरास्मस, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकर और मेरास्मस दोनों तरह के रोग हो सकते हैं। इससे प्रोटीन की कमी होने से इसमें विकास में देरी आती है, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली बनती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। तो उसी दौरान क्वासिओरकर और मरास्मस जैसी बीमारियां बच्चों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन ए है ग्लोबिन,
बी कोलेजन, सी ग्लोब्यूलिन और डी है कैसीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन हीमयुक्त गोलाकार प्रोटीन की एक सुपर फैमिली है। ये ऑक्सीजन को बांधने और परिवहन करने में मदद करता है। तो और ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो याद रखेंगे ग्लोबिन। दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप इसका आंसर देने का बीच बीच में प्रयत्न करें, क्योंकि मैं लगातार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से पढ़ना चाह रहा हूँ, और ताकि आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों में निमोनिया से बचाव हेतु सांस अभियान की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन दिया है ए 2018, बी 2020, सी 2021, डी 2022। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आएगा 2021 में मध्य प्रदेश के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत हुई थी, और इसका जो लक्ष्य था 5 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको टारगेट करके ये अभियान लाया गया था। उद्देश्य था 2025 तक, यानी अभी यही साल चल रहा है 2025 तक भारत में बचपन में जो निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर बढ़ी हुई थी उसको कम करके मृत्यु दर को 3/1000 जीवित जन्म तक कम करना है। तो सांस अभियान का उद्देश्य बच्चों को टारगेट करके किया गया था जो 5 वर्ष का उम्र के होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मनुष्य को किस प्रकार के वसीय अम्लों का सेवन करना चाहिए। ए संतृप्त वसीय अम्ल, बी असंतृप्त वसीय अम्ल, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा असंतृप्त वसीय अम्लों का सेवन मनुष्य को करना चाहिए। असंतृप्त वसीय अम्ल जिसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, इन्हें ही लेना चाहिए। इसमें मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड वसा यानी कि वसा जो है इसमें शामिल होते हैं। ये हृदय के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है उसे पचाना काफ़ी कठिन होता है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि असंतृप्त वसीय अम्ल ही हमारे आहार में शामिल हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ICDS परियोजना के अंतर्गत कितनी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए 2 सेवाएं, बी 4 सेवाएं, सी 6 सेवाएं और डी 8 सेवाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेवाएं ICDS परियोजना के तहत चलाई जा रही है। ICDS परियोजना का यहाँ तात्पर्य है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, और इसमें 6 सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण होता है। पूरक पोषण शामिल किया जाता है इसमें पहली सेवा के रूप में। इसके अतिरिक्त टीकाकरण भी इसमें शामिल होता है। टीकाकरण के अलावा इसमें स्वास्थ्य जांच होती है, स्वास्थ्य जांच इसमें शामिल होगा। इसके अलावा अन्य रेफरल सेवाएं होती हैं, रेफरल सेवाएं। फिर स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा ये इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से 6 जो है परियोजना ICDS के तहत चलाई जा रही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवंबर 2022 में कलंक और अन्य मुद्दों के जोखिम को कम करने के लिए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर रिक्त कर दिया गया था। मतलब खालिस्तान में बताना है मंकी पॉक्स का नाम, नया नाम 2022 में क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए है एम पॉक्स, बी है एम बेरीबेरी, सी है क्वासी पॉक्स और डी है स्कर्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम पॉक्स कर दिया गया है। अब मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स नहीं कहा जाता, और WHO के अनुसार उसे एम पॉक्स कहा जाता है। और यह एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है, और इसमें त्वचा पर दाने आते हैं, बुखार आते हैं, और अन्य फ्लू जैसे दूसरे अन्य बुखारों जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार आप हमारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही देने का कोशिश करें, बाकी सही उत्तर तो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है। ऑप्शन दिया है ए 5 माह में, बी 9 माह में, सी 4 माह में, डी 2 माह में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 माह में। विटामिन ए की जो पहली खुराक है जब शिशु 9 महीने का हो जाता है तो इसे दी जाती है, और जनरली ये जो खुराक देते हैं वो खसरा के टीके के साथ में देते हैं। तो खसरा के टीके के साथ में विटामिन ए की खुराक पहली बार दी जाती है 9 महीने की उम्र में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यकृत सिरोसिस रोग किस
भारी धातु की विषाक्तता पैदा करती है? आपको ऑप्शन दिया है ए लेड, बी आयरन, सी कॉपर और डी जिंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत सिरोसिस रोग कॉपर के द्वारा हो जाता है। इसकी विषाक्तता के कारण होता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत में स्थायी क्षति होती है, जिसके कारण इसमें ऊतक निशान ऊतकों से बदल जाते हैं। इसमें यकृत ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसी बीमारी को यकृत सिरोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपको बताना है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1952। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है 1952, यानी भारत में सबसे पहले 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू हुआ था और ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसका काम था परिवार नियोजन करना और उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और परिवार नियोजन से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसकी उपलब्धताओं को बढ़ाना। तो ये दुनिया का पहला कार्यक्रम था जो भारत ने 1952 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई? आपको ऑप्शन दिया है ए 2017, बी 2002, सी 1983, डी 1952। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1983। 1983 में पहली बार एनएचपी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करना, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो सेकंड नंबर पे नीति आई थी वो भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकंड नंबर पे आई थी नीति 2002 में और लेटेस्ट जो नीति है 2017 में आई थी। तो 2017 में थर्ड नीति आई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के नाम से। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उनके द्वारा शुरू की गई थी। इस नीति में सरकार का ध्यान बीमारी से देखभाल से हट गया था, यानी अब बीमारी से देखभाल की जगह पे बीमार के कल्याण पर रखा गया था। तो ये याद रखेंगे, नया टारगेट सेट किया गया था, बीमारी से देखभाल की जगह बीमार का कल्याण। इस थीम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो थर्ड वाली है 2017 वो लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डीपीटी टीके को किस तापमान पर रखा जाता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक, बी है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री, सी है 10 डिग्री से 14 डिग्री और डी है 18 डिग्री से 20 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दौरान डीपीटी के टीकों को रखा जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दी जाती है कि जब इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये फ्रीज नहीं होना चाहिए, यानी फ्रीज होने से रोका जाता है और इस तापमान पर डीपीटी का टीका फ्रीज नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आरडीए की सीमाएं क्या है? यहाँ आरडीए का मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में आईसीएमआर के द्वारा बताया गया है। तो आपको बताना है, ए केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, बी कुपोषित मोटाग्रस्त या बीमार लोगों हेतु अनुशंसाएं नहीं है, सी व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच में अंतर होते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसकी सीमाओं में आता है केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु ही इसमें अनुशंसाएं की गई हैं। अगर कोई विशेष बीमार है या कोई विशेष प्रकार की बीमारी है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया नहीं है। साथ ही कुपोषित मोटाग्रस्त या बीमार लोगों हेतु अनुशंसाएं इसमें नहीं है। खूब ज़्यादा कुपोषित हो गया है या खूब ज़्यादा मोटापाग्रस्त हो गया है तो ऐसे लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं की गई हैं। व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच में अंतर होते हैं। अलग अलग जो वर्ग के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का या अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से इसमें नहीं बताया गया है। इसलिए आरडीए जो होता है वो कुछ सीमाओं के अंदर ही वर्क करता है। आरडीए का मतलब यह नहीं होता है कि यदि कोई व्यक्ति आरडीए से अधिक पोषक तत्व लेता है तो वह स्वस्थ होगा और आरडीए से कम पोषक तत्व लेता है तो वह बीमार हो जाएगा। तो याद रखेंगे आरडीए की काफ़ी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आरडीए ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया है उसके अनुरूप ही भोजन लेने की कोशिश करना चाहिए।
क्योंकि वो आपके शरीर के संतुलन के लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे YouTube चैनल में लगातार बने रहें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वह भी आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।